आइए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल प्रस्तुत करने की श्रृंखला में ये हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम सामाजिक विषय के प्रश्नों की व्याख्या के साथ आपके बीच में हल रख रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आगे कुछ प्रश्न हैं, आइए हम देखते हैं। कुछ प्रश्न हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ है। हम जानते हैं कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनका एक कथन था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें हम तो सर्वोत्तम विकल्प हमारा इसके अनुसार हो जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ है मंत्री का शासन, नहीं, लोगों का शासन। यानी लोकतंत्र में हम अपना शासक स्वयं चुनते हैं, यानी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वो लोगों का ही शासन कहलाता है, हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। तो ऐसे में दूसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा दी है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राष्ट्र के रूप में हमारा कोई धर्म नहीं है, यानी राष्ट्र किसी एक विशेष धर्म को कोई महत्व नहीं देता। राष्ट्र के रूप में सर्वधर्म समभाव है, यानी सभी धर्म समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, किसी विशेष धर्म को कोई महत्ता नहीं दी जाती है। तो इसलिए इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य जो किसी भी धर्म को अलग से महत्ता ना देता हो, यानी विकल्प नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय मूल संविधान में संशोधन के दौरान, हमारे भारत के मूल संविधान में जब 42वें संविधान संशोधन किया गया था, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये 1976 में हुआ था, और इस संशोधन को हम लघु संविधान की भी संज्ञा देते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसको हम सेकुलर भी कहते हैं, और तीसरा था अखंडता। तो हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष जिसको हम सेकुलर कहते हैं, अखंडता जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। और इस धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हुआ कि राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में हमारा कोई धर्म, राष्ट्र के रूप में कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र समान रूप से सभी धर्मों को बराबर महत्व देता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर से है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो 2021 में उपराष्ट्रपति भारत के श्री एम वेंकैया नायडू थे, लेकिन यदि यही वर्तमान 2023 के लिए किया जाए तब हमारा उत्तर हो जाएगा श्री जगदीप डी हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? देखो, अभी हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र में आम चुनाव जब होते हैं तो लोग वोट दे करके, मत दे करके अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, और इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार का अर्थ ये होता है कि यदि वर्णित व्यवस्था के अनुसार जो 18 साल से अधिक आयु के नागरिक हैं, वो मत दे करके अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। एक निश्चित आयु सीमा के बाद हमारे यहाँ नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे हम वोट देने का अधिकार भी कहते हैं, या उसे वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। पहले ये आयु 21 वर्ष थी,
21 वर्ष थी, लेकिन बाद में भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया और ये 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई। यानी वर्तमान में भारत में 18 वर्ष का नागरिक मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो प्रश्न आ जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वोट देने का अधिकार। वर्तमान में मताधिकार की आयु है 18 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के बाद हुई, पहले आयु 21 वर्ष थी। अब अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो हमें पता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और हमारी जो संसद है, यानी भारत की जो संसद है, वो 3 अवयवों से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रथम है राष्ट्रपति और संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। यानी हमारी संसद का उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। तो हमारी विधायिका द्विसदनी पद्धति अपनाती है और यहाँ 2 सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, यानी भारत की राज्यसभा में अधिकतम 250 राज्यसभा सांसद चुनकर जा सकते हैं अधिकतम। लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 ही है और इन 245 में से 233 पर चुनाव होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, 250 अधिकतम संख्या है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही है और इन 245 में से 233 का चुनाव होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा सी नंबर, कि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। इसी तरह लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है, जिसमें 543 पर चुनाव होता है और 2 मनोनीत किए जाने की अवधारणा 4वां संविधान संशोधन जो था, जिसे 126वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 2019 में इस विधेयक को पास किया गया, जिसके अनुसार अब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो दो आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन किया जाता था, वो अब निरस्त कर दिया गया है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में ये मनोनयन नहीं किया जाता। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र में लोग भाग नहीं लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। प्रतिनिधिक लोकतंत्र में लोग दोनों रूपों में भाग नहीं लेते। फिर अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएम का अर्थ है। हमें पता है कि भारत में सभी तरह के चुनावों के लिए एक चुनाव आयोग है, जिसका सबसे प्रमुख अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं।
तो अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो राजीव कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयोग ही हर तरह के चुनाव कराता है। हमें पता है कि अब चुनाव बैलेट पेपर के अलावा एक विशेष प्रकार की मशीन से होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम कहते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। ईवीएम का पूरा नाम है, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी स्टैंड फॉर वोटिंग और एम मशीन के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हमें समय समय पर जो राजनीतिक पार्टियां अक्सर चुनाव हारती हैं, वो प्रश्न चिन्ह उठाया करती हैं इसकी शुद्धता को लेकर के, इसकी प्योरिटी और निष्पक्षता को लेकर के। इसीलिए चुनाव आयोग ने इसमें एक और मशीन जोड़ी है, जिसका तो इसका भी हम फुल फॉर्म याद कर लेंगे, वीवीपैट। ये मशीन ईवीएम के साथ कनेक्ट होती है और इस वीवीपैट से हमने किसको वोट डाला है, वोट डालने के बाद जिस भी पार्टी के सिंबल को, जिस भी पार्टी के चिन्ह को के सामने वाला हमने बटन दबाया है, वो सही है कि नहीं सही है, इसके लिए हमें बगल रखी विशेष प्रकार की मशीन वीवीपैट में उसकी प्रतिलिपि आ जाती है, एक पर्ची आ जाती है कुछ सेकंडों के लिए, जिसे हम देख सकते हैं। तो हम वीवीपैट का पूरा नाम याद कर लेंगे। वी से होता है वोटर, वी से होता है वेरीफिएबल, यानी उसको वेरीफाई किया जा सकता है, वेरीफिएबल। ए से हो पेपर और ए से होता है ऑडिट और टी से ट्रेल। तो ये वीवीपैट नाम की जो मशीन है, इसका नाम है पूरा वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो जैसे ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वैसे ही वीवीपैट का पूरा नाम हो जाएगा वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा 20वां प्रश्न है, हमारी एकता। देखिए, भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम विविधता यानी अलग अलग होते हुए भी एक हैं। तो ऐसे में इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, हमारी एकता विविधता में है, यानी विविध अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी एकता विविधता में है। फिर अगला प्रश्न हमारा, यदि 13 वर्ष का बच्चा एक फैक्ट्री में कार्य करता है तो वो कहलाता है। देखो, हमें पता है कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है, और इसमें जो 6 से 14 साल के बच्चों को बाल्यकाल में हम मानते हैं, या यूँ कह लें कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का संवैधानिक उनका अधिकार है। तो ऐसे में ऐसी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा से अलग यदि रखा गया है, यानी किसी तरह के ऐसे काम में लगाया गया है जहां पर उनका जोखिम है किसी तरह का, कार्य को हम बाल मजदूरी कहते हैं। हमारा इसका प्रश्न है, यदि 13 वर्ष का बच्चा एक फैक्ट्री में कार्य करता है तो वह बाल मजदूरी कहलाता है, और सरकार इस पर सदैव चिंतित रहती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को किसी तरह से शिक्षा का उनका अधिकार मिले और वो किसी तरह के श्रम में नियोजित यानी श्रम कार्य ना कर रहे हों, मेहनत वाला काम ना कर रहे हों। और विशेष रूप से इसी के उन्मूलन के लिए एक 1986 में बाल श्रम, और इस बाल श्रम में उसका निषेध यानी उसकी रोकथाम या फिर उसका विनियमन यानी उसका कंट्रोल, बाल श्रम निषेध या विनियमन अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसके अनुसार 14 से 18 साल तक के बच्चों को किसी तरह के जोखिम वाले कार्य में नहीं लगा सकते, जैसे खदानों वगैरह में उनका
उनको मजदूर के रूप में नहीं लगाया जा सकता। तो ये अधिनियम हमारे बच्चों को बाल श्रम से निजात दिलाने में उपयोगी है। और पूरे विश्व भर में 12 जून को, पूरे विश्व में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो कभी अगर प्रश्न आ जाए कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 12 जून और में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालकों को श्रम से बचाने के लिए या जोखिमपूर्ण कार्यों से उनको मुक्ति दिलाने के लिए जागरूकता अभियान के रूप में 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न है, देश में पोस्ट, डाक और रेल सेवाएं कौन चलाता है? देखो, हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूची में हमारी जो 7वीं अनुसूची है, भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह की अनुसूचियां हैं। पहली राज्य सूची, दूसरी समवर्ती सूची और तीसरी है संघ सूची। यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां हैं, जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर नियम राज्य बना सकते हैं, यानी राज्य सरकारें बना सकती हैं। जो समवर्ती सूची है उस पर राज्य और केंद्र यानी संघ दोनों नियम बना सकता है, लेकिन यदि कभी टकराव की स्थिति आती है तो संघ द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है और संघ सूची पर संघ का विशेष अधिकार होता है और उन विषयों पर नियम केंद्र में या संघ ही बनाता है। वर्तमान में जो हमारी राज्य सूची है उसके विषय मूल संविधान में 66 थे, लेकिन अब वो घटा करके 61 कर दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है उसमें पहले 66 विषय हुआ करते थे, अब उन्हें घटा करके 61 कर दिया गया है। इसी तरह समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, जिन्हें अब बढ़ा करके 52 कर दिया गया है। तो समवर्ती सूची में 47 विषय से बढ़कर 52 विषय हो गए हैं और संघ सूची में जब मूल संविधान था तो 97 विषय थे, अब इन्हें बढ़ा करके इनकी संख्या 100 कर दी गई है। और संघ सूची में जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सभी तरह के सशस्त्र बल, युद्ध और शांति, साथ साथ विदेशों के साथ संबंध, रेल, तार और डाक, ये मुख्य विषय हमारी संघ सूची के हैं। तो उसमें हम आइए देख लेते हैं कि पोस्ट, डाक और रेल सेवाएं कौन चलाता है। तो हमें पता चल गया कि पोस्ट, डाक और रेल सेवाएं संघ सूची का विषय है, इसका मतलब इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि संघ सूची के जो मुख्य विषय हैं उन पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ये तथ्यात्मक प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? तो हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट या बड़ा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में है, अफ्रीका में है, जो एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? तो सहारा एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। तो इस तरह से हमारे इस वीडियो में इन 12 प्रश्नों के व्याख्यात्मक उत्तर आपको मिले और इसके जस्ट जो बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में उनको लेकर के आएंगे। इस तरह से हमारा 2021
2021 की एनएमएस एग्ज़ाम का पेपर हल हो जाएगा और उसके बाद हम 2022 और फिर 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट लेकर के आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।